कसूर भाग 10। मीटिंग के बाद सार्थक घर लौट रहा था। क्योंकि उसकी मीटिंग खास अच्छी नहीं हुई तो उसका मूड खराब था और वो ऑफिस की बजाय घर जा रहा था। तभी रास्ते में एक बार और राहुल को उसकी डांट सुननी पड़ी, क्योंकि रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। राहुल ने फौरन दूसरी गाड़ी मंगवाई। कुछ देर बाद एक वाइट गाड़ी आकर सार्थक के सामने रुकी और सार्थक जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। तभी उसने महसूस किया कि उसकी गाड़ी में कोई है। सार्थक ने गुस्से में ड्राइवर की तरफ देखा तो वो डर से उसे ही देख रहा था। बाहर निकालो इसे अभी के अभी, सार्थक ने गुस्से में ड्राइवर से कहा। उसने अपने बगल में देखने की भी जहमत नहीं उठाई थी कि आखिर उसके बगल में है कौन। सर वो। ड्राइवर ने अपना मुंह खोला ही था कि सार्थक ने गुस्से में उससे कहा। आउट। ड्राइवर के शब्द मुंह में ही रह गए और उसने पीछे बैठी लड़की की तरफ देखा। कोई नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी, उस लड़की ने कहा। आवाज सुनकर सार्थक ने बगल में देखा तो उसके बगल में एक लड़की बैठी थी। उसने जीन्स टॉप पहन रख था और उसके घुटने की साइड की जीन्स फटी हुई थी। उस लड़की को घुटने में चोट आई थी, जिस पर से खून रिस रहा था। सॉरी, तुम्हें गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं, सार्थक ने अब नर्म पड़ते हुए कहा। तो उस लड़की ने सार्थक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। अपनी सॉरी और अपना घमंड दोनों अपनी जेब में रखिए मिस्टर, और अंजना को किसी घमंडी इंसान की कोई चीज नहीं चाहिए, हेल्प भी नहीं। इतना कहकर अंजू ने गाड़ी का दरवाजा खोला और जब से वो धीरे धीरे बाहर आ रही थी, झटके से बाहर आ गई, जिसकी वजह से उसके चोट में बहुत जोर से दर्द हुआ और उसकी चीख निकल गई। सार्थक ने अंदर से ही अपना हाथ आगे कर दिया, पर अंजू तो थी अंजू। उसने गुस्से से एक नज़र सार्थक की तरफ देखा और लंगड़ाती हुई रोड की दूसरी तरफ चली गई। सार्थक अफसोस से अंजू को जाते हुए देखता ही रह गया। माफ करना सर, पर वो किसी काम से जा रही थी और मुझसे उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं तो बस। ड्राइवर अभी अपनी सफाई पेश कर ही रहा था कि इतने में ही सार्थक ने उसे टोका। बस बस रहने दो। ड्राइवर चुप हो गया और उसने गाड़ी आगे निकाल ली। इस एक पल के बाद से सार्थक के जहन से ना वो जख्म गया और ना वो गुस्से से भरी आंखें। बहुत कोशिश के बाद भी जब सार्थक के दिमाग से अंजू का ख्याल नहीं निकला तो उसने ये तय किया कि नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेगी तो वो उससे अपने दिल की बात कह देगा। सार्थक ने ये सब अब अगली मुलाकात पर छोड़ रखा था। अंडरस्को 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 अंडरस्को। फ्लैश बैक एंड। सार्थक अभी भी अंजू को निहार रहा था जब बाहर से एक सर्वेंट ने उसे आवाज देकर नीचे बुलाया, क्योंकि दादी उन्हें बुला रही थी। सार्थक ने अंजू को उसके कंधे से हिलाकर उठाने की कोशिश की तो अंजू चौंक कर उठ बैठी। आराम से, ये मैं हूँ। सार्थक ने उसे रिलैक्स किया। तुम हो इसी बात का तो डर लगा रहता है, अंजू ने कहा। पर सार्थक ने उसे अनसुना करते हुए कहा, नीचे चलो, डिनर के लिए दादी बुला रही है। मेरा बैग, मेरे कपड़े, अंजू ने कहा तो सार्थक ने कबर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ तुम्हें तुम्हारे कपड़े मिल जाएंगे। अंजू ने अपनी पलकें झपकी और खुद को नॉर्मल कर वो बैग से उठकर कबर्ड के पास चली गई। कबर्ड खोलते ही उसे कई ब्रांड कई फैशन के कपड़े दिखे जो उसके लिए ही थे। अंजू ने कबर्ड बंद करते हुए कहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो तुम्हारे ही कपड़े हैं, सार्थक ने कहा और फ्रेश होने चला गया। अंजू कुछ पल उस दरवाजे को घूरती रही जहां अभी अभी सार्थक गया था। फिर उसने वापस से कबर्ड खोला और एक सिंपल सा प्लाजो सूट निकाल लिया। सार्थक के आने के बाद वो बिना उसकी तरफ देखे चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद जब अंजू बाहर आई तो वो एकदम फ्रेश लग रही थी। सार्थक जो उसका ही इंतजार कर रहा था, बेख्याली में ही वो उसकी तरफ बढ़ गया। सार्थक को अपने करीब आते देख अंजू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सार्थक अब अंजू के काफी करीब आ चुका था। ये देख अंजू को गुस्सा आ गया, पर इससे पहले वो सार्थक को कुछ कहती,
सार्थक उसके बगल से निकलकर उसके पीछे चेंजिंग रूम में चला गया और अंजू वैसे ही हैरान परेशान अपनी जगह पर खड़ी रही गई। उसने एक बारी पीछे मुड़कर देखा, फिर अपनी ही सोच पर उसे अफसोस हुआ। अंदर आकर सार्थक ने खुद को नॉर्मल किया और आईने के सामने खड़ा वो खुद पर ही गुस्सा होने लगा। क्या था ये सब? जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। तुम्हें उससे दूर रहकर ही उसे ये बताना है कि वो बहुत खास है तेरे लिए। अपने ही अक्ष को आईने में देखते हुए सार्थक ने कहा और अपनी ही बेवकूफ़ी पर को हंस दिया। सार्थक ने खुद को नॉर्मल किया और बाहर जाने के लिए मुड़ा, पर अगले ही पल वो वापस मुड़ा, जैसे उसकी आंखों के सामने कोई खोई चीज आ गई हो। ड्रेसिंग पर अंजू का मंगलसूत्र था। ये देख सार्थक ने उसे उठाया और बाहर आ गया। बाहर अंजू उसी का वेट कर रही थी। दरवाजे की आवाज सुनकर अंजू ने अपनी नजरें उठाई तो सामने सार्थक था। चले, अंजू ने सार्थक की तरफ देखते हुए पूछा, तुम ये वहीं छोड़ आई थी? कहकर सार्थक ने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। ओह हाँ, कहते हुए अंजू ने हाथ बढ़ाकर सार्थक के हाथ से उसने वो मंगलसूत्र ले लिया। वो दोनों ही नीचे चले गए, जहां उनकी दादी उन्हीं का इंतजार कर रही थी, ताकि वो सब साथ साथ डिनर कर सके। दादी ने अंजू को अपने साथ ही बिठाया, तो सार्थक आकर दादी की दूसरी साइड बैठ गया। अंडस्को 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 अंडस्को। तुम अपने लाडले को समझाती क्यों नहीं? आखिर कब तक उसकी हरकतों को झेलता रहूं? सामने से आई मिस्टर खुराना की आवाज सुनकर मिसेज खुराना ने भी गुस्से में कहा, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस सार्थक के नाम कर दी। अब हर चीज के लिए उसकी गुलामी करनी पड़ती है। आप कर सकते हैं, मैं और मेरा बेटा नहीं। कहकर मिसेज खुराना ने गुस्से में कॉल कट कर दिया। मिस्टर खुराना ने अपनी वाइफ की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली थी। इस वक्त सार्थक की उम्र महज 16 साल थी और जिससे मिस्टर खुराना ने शादी की थी उसका भी पहले से ही एक बेटा था जिसकी उम्र 14 के आसपास थी। मिस्टर खुराना के फैसले से सार्थक खुश नहीं था, न ही उसकी सौतेली माँ और भाई उसे पसंद करते थे। मिस्टर खुराना के जाने के बाद साहिल और मिसेज खुराना सार्थक को बेहद परेशान करते थे, जिसकी शिकायत सार्थक ने कभी मिस्टर खुराना से नहीं की। वो बस अपनी दादी के साथ रहता। दादी भी अपने पोते को ऐसे देख दुखी थी। दादी के सामने मिसेज खुराना वैसे तो बेहद सीधी बनती थी, पर दादी उसके सभी रंग से वाकिफ थी। दादी ने मिस्टर खुराना से इस बारे में बात की, पर मिस्टर खुराना ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि मिसेज खुराना और साहिल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दादी और सार्थक शुरू से ही उन दोनों को पसंद नहीं करते थे। तो दादी ने गुस्से में कहा कि मिस्टर खुराना सारी प्रॉपर्टी सार्थक के नाम कर दे, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी वैसे भी दादाजी की थी। मिस्टर खुराना भी गुस्से में थे। उन्होंने फौरन वकील को बुलवाया और जरूरी पेपर्स तैयार करने के लिए कहा। ये सब देखकर तो मिसेज खुराना का दिमाग ही ब्लैंक हो गया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे अपने नालायक पति को ये सब करने से रोके। कुछ ही दिन में सारी प्रॉपर्टी सार्थक के नाम हो चुकी थी। उसके बाद से मिस्टर खुराना सार्थक के अंडर काम करते हैं। दादी जानती थी इन सब में मिस्टर खुराना का दोष नहीं है, फिर भी वो सार्थक को समझा नहीं पाई। वो तो अपने बाप के जिक्र से भी चिढ़ता है, न ही उसे मिसेज खुराना और साहिल ही पसंद है, जो प्रॉपर्टी उसकी होने के बाद उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ताकि वो उन दोनों को कभी उनके घर से बाहर ना कर दे, क्योंकि वो घर भी सार्थक के नाम पर है। सबके अकाउंट में पैसे भी सार्थक के साइन पर ही डाले जाते हैं। सार्थक और उसके साइन के बिना उनकी जिंदगी तो जैसे रुक ही जानी है। टू बी कंटिन्यू।